कोरोना वायरस की खतरे की घंटी बज चुकी है, लेकिन बजाय उससे घबराने के हमें जानना होगा कि कैसे फैलता है और इससे बचे कैसे। जब कोरोना वायरस की संक्रमित बूंदें आपके शरीर में मुंह से, नाक से और आंख से किसी संक्रमित व्यक्ति की वजह से पहुंच जाएं, तो आप उससे प्रभावित हो सकते हैं। अब इससे बचे कैसे? नंबर 1, लोगों से दूरी बना के रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। नंबर 2, अपने हाथों को 20 सेकंड तक लगातार अच्छे से धोएं, ना सिर्फ आगे से, पीछे से भी, उंगलियों के बीच में से भी, नाखूनों को भी और कलाई तक धोएं। नंबर 3, मास्क पहनें और उसे डेली बदलें। नंबर 4, जब भी आपको खांसी या जुकाम फील हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और नंबर 5, भारतीय संस्कृति को अपनाएं, किसी से हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करें। कोरोना नमस्ते। हे बच्चों, हाउ आर यू एवरीवन? वेलकम बैक टू वेदांतु नीट मेडिसी चैनल। मैं हूं गौरव गुप्ता, आपका फिजिक्स टीचर। एंड बच्चों, आज हम करने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग टॉपिक, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्प्रिंट में। तो नीट स्प्रिंट आज हम लोग करने वाले हैं एंड हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें प्रैक्टिस, सो दैट आपके एग्जामिनेशन के लिए आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाए। तो ये ऐसा टॉपिक है बच्चों जहां पे बहुत ज्यादा फॉर्मूले आपको याद नहीं करने होते हैं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो आज वो प्रैक्टिस कर लेंगे और जो भी आपके कंसेप्चुअल डाउट्स होंगे वो हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। तो हाउ आर यू एवरीवन? वाओ, ग्रेट टू सी यू अगेन। हेलो चेतना, हेलो खुशबू, हाय प्रभात, हेलो जानवी, हेलो देवयानी, हेलो पूजा, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। हेलो प्रभात। ओके, चलिए बच्चों, तो स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये हमारा टॉपिक है, अमेजिंग लेक्चर होने वाला है बच्चों। लास्ट तक देखना, कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जिसको करके आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन बहुत अच्छे से हो सकता है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अभी तक आपने सपोर्ट किया है, वी रियली नीडेड बच्चों। आपने इस चैनल को नंबर 1 बनाया है नीट के लिए इस देश में। आपसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लेना। 1 मिलियन बहुत जल्दी हम सब्सक्राइबर्स रीच करने वाले हैं, बिकॉज ऑफ ऑल योर सपोर्ट एंड योर लव। यस, व्हाट इज द टॉपिक बच्चों? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो आप सभी को पता होगा कि 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे न्यूटन ने, राइट? सेम टू यू प्रभात। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो सीधे शब्दों में ये कहता है कि अगर कोई चीज रेस्ट पे रखी हुई है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक आप उसमें कोई फोर्स ना लगा दे। एंड अगर कोई चीज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रही है तो भी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलती रहेगी जब तक आप उसमें फिर से कोई फोर्स ना लगाएं। अगर आपको उसे रोकना है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दीजिए, अगर आप उसको एक्सेलरेट करना चाहते हैं तो सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी के आप फोर्स लगा दीजिए। तो बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। यस, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं उसको। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? जो फोर्स आप लगाते हैं किसी भी बॉडी पे वो प्रोपोर्शनल होता है उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो F इज प्रोपोर्शनल टू dp/dt। तो अगर आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे उसके मोमेंटम में ज्यादा चेंज आएगा, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। थर्ड लॉ तो सबको आता है ना, आप अपनी अपनी लाइफ में भी अप्लाई करते हैं, राइट? तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो आई डोंट थिंक कि हमें बहुत ज्यादा इस पे डिस्कस करने की जरूरत है। ये 3 लॉ आने के बाद भी आपको अगर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो भी आपसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते हैं, इसलिए हम आज कोशिश करेंगे कि सारी कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं। अच्छा बताओ बच्चों, हम तो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मई में आपका एग्जाम है, बट शायद आपको पता होगा जो ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी है NTA, वही जेई मेंस भी ऑर्गेनाइज कर रही है। एंड दिस ईयर लाइक अभी 2-4 दिन पहले जेई मेंस के पेपर्स हुए थे, तो हमने सोचा क्यों ना आपको कुछ जेई मेंस के क्वेश्चंस भी कराए जाए नीट स्प्रिंट में, क्योंकि एजेंसी तो वही है, फिजिक्स भी वही है, तो हो सकता है कि कंसेप्ट रिपीट हो, नहीं भी हो तो भी हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो क्या कहते हो बच्चों, कुछ जेई मेंस के क्वेश्चंस देख लें आज, है ना। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि 2 या 3 क्वेश्चन हर स्प्रिंट में
जो भी टॉपिक होगा उसमें हम जेई मेंस 2020 के क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। अब मुझे लॉज ऑफ मोशन में लिटरली बहुत कम क्वेश्चंस दिखे थे इस बार के जेई मेंस में, तो मैं 2-3 क्वेश्चन लेके आया हूं जेई मेंस के, ठीक है। आपको देख के ऐसा भी लग सकता है सर आप झूठ तो नहीं बोल रहे, सच में जेई मेंस में आया था, आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है, ठीक है, क्योंकि जेई मेंस का पेपर वैसा था, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी थे, कुछ क्वेश्चंस आसान थे। यही होगा आपके नीट में। और बिल्कुल भावुक होने की जरूरत नहीं है एग्जाम में कि मैं तो टफ क्वेश्चन ही करके आऊंगा। बेटा हर क्वेश्चन में सेम मार्क्स मिलते हैं, इजी भी करके आओगे तो उतने ही मार्क्स मिलेंगे, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के पेपर को अटेम्प्ट करना है। ये सब हम आपको धीरे धीरे और बाद में बताएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा ये थोड़ा सा और एक बार रिवीजन कर लो, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है ना, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू dp/dt, पता है आपको वैसे ये सब चीजें। इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसी भी सर्कुलर मोशन में mv²/r होता है बच्चों। एंड ऑल्सो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है k/x। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए जेईई मेंस 2020, ओके, करिए एक बार ट्राई बच्चों। ये 7 जनवरी को पूछा गया था सेकंड सेशन में, ठीक है। देखते हैं आपसे कितने लोगों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। बिल्कुल एक्सक्लूसिव नया गर्मा गर्म क्वेश्चन आया मार्केट में, वो हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं नीट में, ठीक है। देखिए अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4 मीटर। तो एक स्ट्रिंग आपको गिवन है जिसकी लेंथ 4 मीटर है और उससे एक ब्लॉक को सस्पेंड कर दिया गया। When pulled by a force of F, एक F फोर्स लगा के उसको पुल किया है along horizontal from midpoint, upper half of the spring makes 45 डिग्री with the vertical। तो upper half of a string 45 डिग्री का एंगल बनाने लग जाती है वर्टिकल के साथ। तो वैल्यू ऑफ F पूछ रहे हैं वो। चलिए बताइए क्या है इसका आंसर। जानवी इज सेइंग 75 न्यूटन, आयात इज सेइंग 25 न्यूटन, मतलब C। अच्छा, और बाकी लोग, जितेंद्र इज सेइंग 100 न्यूटन। ऑसिलेशन एंड वेव बच्चा लास्ट टॉपिक है ना 11th का, होगा बाद में होगा वो, ओके। हाँ अब आपको सही में कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछ लिया इन लोगों ने, सच में पूछ लिया? तो बच्चों सच में पूछ लिया। तो कुछ क्वेश्चंस बहुत ही आसान आते हैं और ऐसा आपके नीट के पेपर में भी होगा। बच्चे जब इजी क्वेश्चन देखते हैं उनको लगता है नहीं ये नहीं आएगा एग्जाम में, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इजी भी आएंगे, मॉडरेट भी आएंगे, कुछ लेंदी भी आएंगे, मिक्सचर होता है बच्चों क्वेश्चन का। अगर आप अपना इजी क्वेश्चन भी सही करके आते हो, इजी और मीडियम क्वेश्चन, इवन इफ यू सॉल्व देम करेक्टली विथ फोकस, तो भी आपकी अच्छी खासी रैंक आ जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल भावुक होने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सी कह रहे हैं, नेहा, साधना, खुशबू, आलिया, बहुत सारे बच्चों ने सी बोला है बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि 100 न्यूटन। देखो इजी क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी आपने, है ना। कितने लोगों का ए आया था आंसर? जेईई मेंस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए आया था ना, चलो जिनका ए आया अच्छा है, जिनका सी आया वो गलत है। अब देखो कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो तो ही सेड देयर इज अ वर्टिकल स्ट्रिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, और उस वर्टिकल स्ट्रिंग की लेंथ हमें गिवन है 4 मीटर, करेक्ट। 4 मीटर हमें लेंथ गिवन है और यहां पे एक मास इसमें हैंग कर दिया है विच मास इज ऑफ 10 kg। ये अपना 10 kg का मास है, ठीक है। अच्छा अब देखो एक बार ध्यान से, अब इसमें क्या होगा ध्यान से सुनिएगा एक बार, ठीक है। सो वंस यू अप्लाई अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, है ना, अगर आप इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हैं F, तो ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है। एक फोर्स इधर F का लगाने के बाद इसका जो एंगल है वो कुछ ऐसे हो जाता है। देखो ये स्ट्रिंग ऑब्वियस है, ये तो स्ट्रिंग है, डिफॉर्म हो जाएगी। इसको आप पकड़ के यहां से खींचेंगे तो इसका एंगल चेंज हो जाएगा, है ना। तो एंगल कुछ ऐसा हो जाता है अपर हाफ का, और नीचे का एंगल तो बच्चों वैसा ही रहेगा, यानी कि 10 रहेगा वो तो, ठीक है। अब देखो उन्होंने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस F। अब सोचो आप क्या क्या फोर्सेस लगेंगे इसमें। ऑब्वियसली क्या होगा यहाँ पे कि दिस एंगल इज गिवन टू अस, राइट बच्चों। द एंगल विथ वर्टिकल बिकम्स 45 डिग्री। जो लोग ये 4 मीटर को देख के वंडर कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसकी कोई भी जरूरत आपको नहीं थी। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। 100 न्यूटन का फोर्स लग जाएगा बच्चों नीचे, राइट, और इस तरफ आपका फोर्स लग जाएगा T, है ना, विच इज द टेंशन फोर्स। अब ये 3 फोर्सेस यहां पे एक्ट कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आप सिंपली फोर्सेस के कंपोनेंट्स ले सकते हो और आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी देखो कंपोनेंट कैसे लेंगे इन फोर्सेस के हम लोग।
एक कंपोनेंट इस टेंशन का आएगा ऊपर की तरफ बच्चों। कैन एनीवन टेल हाउ मच विल बी दैट कंपोनेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन? अपवर्ड डायरेक्शन कंपोनेंट हो जाएगा इसका t cos 45, ठीक है। और जो ये वाला कंपोनेंट आएगा टेंशन का इस डायरेक्शन में, क्योंकि टेंशन तो ऐसे लग रहा है, एक ऊपर और एक इधर, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा t sin 45, ठीक है। t cos 45 ऊपर, t sin 45 इस तरफ। अब आप देखिए क्या करना है आपको, इस t को भूल जाइए। अब आपको एक फोर्स दिख रहा है ऊपर विच इज t cos 45, एक फोर्स दिख रहा है नीचे विच इज 100 न्यूटन। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए। इफ दैट इज द कंडीशन तो आप लिखेंगे t cos 45 इज इक्वल टू 100, करेक्ट। और दूसरा आपका हो जाएगा ये वाला फोर्स, देखिए F इज इक्वल टू t sin 45। तो आप यहां से लिख पाएंगे F इज इक्वल टू t sin 45, ठीक है। या फिर ऐसा लिख लो, चलो t sin 45 लेफ्ट डायरेक्शन में है इज इक्वल टू F। बच्चों ये समझ में आया क्या? सिंपल है, इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट। अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स, राइटवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू द लेफ्टवर्ड फोर्स, ठीक है। अब आप क्या करो, इन दोनों का रेशियो ले लो, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस कर लीजिए, तो क्या मिलेगा sin 45 अपॉन cos 45 विच इज बच्चों tan 45 इज इक्वल टू t और t तो कैंसिल हो गए, है ना, इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय 100। सही बोल रहा हूं क्या? और tan 45 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1, तो f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100। A इज द करेक्ट आंसर। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो अगर ये 1 हो गया तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 न्यूटन। C कैसे आया आपका बच्चों? क्या मिस्टेक करी आप लोगों ने? देख लो एक बार, जेईई मेंस का क्वेश्चन है ना, सो बी केयरफुल अबाउट इट। 100 वुड बी द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का सही हुआ चलिए बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट 4 मार्क्स इन जेईई मेंस? कम ऑन अमेजिंग पीपल, बताइए। क्या आपको 4 मार्क्स मिल जाते अगर आप बैठते जेईई मेंस के एग्जाम में? तो मिल जाना चाहिए था, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, लेट्स मूव अहेड नाउ। F विल बी इक्वल टू 100 न्यूटन। लेट्स मूव अहेड बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम जेईई मेंस, ठीक है। ये फिर से एक जेईई मेंस का क्वेश्चन है, इसे ट्राई करो। अगेन जेईई मेंस 2020। ग्रेट 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 अब्दुल। फोर मार्क्स मिल जाएंगे नीट में पक्का। चलिए अच्छा है। A lift of mass 920 kg has a capacity of 10 persons. If average mass of person is 68 kg, friction force between lift and lift shaft is 6000 Newton. The minimum power of motor required to move the lift upward with constant velocity is. क्या आ रहा है आपका आंसर बताइए बच्चों? What is the answer for this question now? So एक लिफ्ट आपको गिवन है 920 kg, उसका मास गिवन है, कैपेसिटी है उसकी 10 पर्सन्स की, एवरेज मास एक पर्सन का 68 है, तो फ्रिक्शन फोर्स अगर 6000 न्यूटन है, देन व्हाट इज द मिनिमम पावर टू लिफ्ट द, आई मीन टू लाइक कीप मूविंग द लिफ्ट? क्या रहा आंसर? बी। कुछ लोग कह रहे हैं सी। ओके, फुल डेमोक्रेसी है, बिल्कुल प्रभात। Some of you are saying B, some of you are saying C also. अच्छा, B और C आपका आंसर आ रहा है ना? किसी का आंसर A नहीं आ रहा ना? चलो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर था बच्चों A, ठीक है। The correct answer is A. I saw only few people who gave the correct answer, which is A. 66,000 66,000 वॉट होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। आया था? चलिए बहुत अच्छे। सिंपल कंसेप्ट है, देखो ये जो पावर होता है ना, अगर आपको फोर्स गिवन है और वेलोसिटी गिवन है सेम डायरेक्शन में या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आप पावर लिखते हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी। असल में एफ वी कॉस थीटा होता है, छोड़ो उसे अभी फिलहाल, क्योंकि दोनों थीटा या तो 0 होगा या तो 180 होगा। तो आप देख लेते हैं पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो आपको ये निकालना है कि कौन सा फोर्स है जो इस लिफ्ट को ऊपर लेके जाएगा, है ना। तो देखो लिफ्ट का आप एक बार डायग्राम बना लो। लिफ्ट को जब आप ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो ऑब्वियसली टेंशन फोर्स लगा के खींचेंगे, है ना। तो ये आपका टेंशन फोर्स है।
यही टेंशन फोर्स जो है वो पावर जनरेट करेगा। ये टेंशन फोर्स मुझे निकालना है सबसे पहले। अब अगर हम ध्यान से देखें तो लिफ्ट का खुद का मास है 920 kg। अगर वो 920 kg है तो नीचे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी हाउ मच, 920 इंटू 10 है ना, G की वैल्यू 10 गिवन है, तो 920 इंटू 10 यानी कि 920 में एक और जीरो लगा दीजिए, इतना न्यूटन इसका खुद का वेट हो गया। प्लस इसमें 10 लोग हैं, हर एक इंसान का मास 68 kg है, तो 10 लोगों का मास 680 kg हो जाएगा, तो इनका वेट हो जाएगा 680 इंटू जी, है ना। मास हो गया बेटा 680, तो वेट हो जाएगा 680 इंटू जी यानी कि 6800। ये तो टोटल वेट लग रहा है इस लिफ्ट पे, लिफ्ट का वेट और जो लोग उसके अंदर खड़े हैं उसका वेट। इसके अलावा एक फ्रिक्शन फोर्स भी है। तो अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है v वेलोसिटी से, तो हमें पता है जो फ्रिक्शन होगा इसके शाफ्ट में वो नीचे की तरफ लगेगा, बिकॉज फ्रिक्शन ऑपोजिट द रिलेटिव मोशन। तो फ्रिक्शन भी नीचे की तरफ आ जाएगा बच्चों, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 6000, है ना। तो ये हमें गिवन है बच्चों 6000। अब आप सिर्फ इन तीनों फोर्सेस को कैलकुलेट कर लीजिए, है ना, और यही फोर्स इक्वल होगा टेंशन के, बिकॉज देखो टेंशन ऊपर की तरफ है, ये सारे फोर्सेस नीचे की तरफ हैं, तो टेंशन वुड बी इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल दीज फोर्सेस। तो चलो कैलकुलेट करो, ये कितना हो जाएगा, देखो 9200 और 6800, तो 800 ऐड किया तो 10,000 हो गया, 10,000 और 6,000 16,000, 16,000 और 6,000 विल बी 22,000, यानी कि टेंशन की वैल्यू आएगी इन सभी के एडिशन के बराबर, विच इज नथिंग बट 22,000। वेलोसिटी कितनी गिवन है बच्चों, 3 मीटर पर सेकेंड, तो पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स यानी कि 22,000 इंटू वेलोसिटी यानी कि 3, 22 इंटू 3 विल बी 66,000 वुड बी योर आंसर फॉर द पावर नीडेड। समझ आया क्या? देखो मैंने यहाँ पे पावर का क्वेश्चन लिया है, बट ये है लॉज ऑफ मोशन ही है ना, आपको पहले तो टेंशन ही निकालना है। एक बार टेंशन आ गया तो सिर्फ मल्टीप्लाई बाई 3 ही तो करना था पावर के लिए, तो ये फॉर्मूला तो आपको सभी को पता होता है ना। चलिए बच्चों समझ में आ गया ये क्वेश्चन। सो आई हैव डन 2 क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस 2020। कुछ लोगों ने गलत आंसर्स भी दिए हैं, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चंस जो थे बच्चों वो टफ नहीं थे, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि जेईई मेंस का पेपर बहुत आसान आया था, आई कैन नॉट से दैट, बल्कि फिजिक्स का पेपर काफी ज्यादा लेंथी आया था, लेकिन इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आए थे वो काफी इजी थे, और वही क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे कराए हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन को एक टीचर की तरफ लीजिए, है ना, एग्जैक्टली रिस्पेक्ट करिए क्वेश्चन की। चलिए बच्चों आगे बढ़ जाएं। यस, लेट्स मूव अहेड नाउ। सो दीज वेर जेईई मेंस क्वेश्चन बच्चों। पहला क्वेश्चन 100 इज द आंसर, दूसरा क्वेश्चन का आंसर था 66,000। ओके, चलिए बहुत अच्छे, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग नीट के क्वेश्चंस पे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन जो है वो नीट 2017 का है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों। तो ये कह रहा है 2 blocks A and B are given to you, masses are 3m and m। तो ये 3m है और वो m है, ठीक है। जल्दी आएगा हिमांशु। यस, 3m और m है, एंड आपको वो कह रहा है कि एक स्प्रिंग लगी है यहाँ पे, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, स्प्रिंग और यहाँ पे स्ट्रिंग। उसने बोला स्ट्रिंग को किसी ने कट कर दिया, ये जो स्ट्रिंग है ना इससे आपने कट कर दिया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से एक सीजर बना दीजिए, इसको कट कर दिया। तो बताइए कट करने के बाद एक्सेलरेशन क्या क्या होंगे दोनों के। हाँ जी, अच्छा, नीट का क्वेश्चन आते ही आपने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। हाँ, सब लोग आंसर कह रहे हैं ए, चलो किसी ने तो बोला डी, है ना, किसी एक ने डी भी बोला है बट ज्यादातर बच्चे ए कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, हो सकता है आपको आंसर आता है, बट एक काम करते हैं, एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, आपको पूरी पूरी फील आ जाएगी, ठीक है। पहले एक बार चेक कर लो, लेकिन क्या पता आपका आंसर गलत हो। वैसे होगा नहीं ऐसा, आपने इतने कॉन्फिडेंस से ए बोला है, सबके सबने ए इज द करेक्ट आंसर। गुड जॉब, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। बट आंसर के साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, तो मैं कंसेप्ट एक बार आपका जल्दी से क्लियर कर देता हूं, ठीक है। देखिए ध्यान से। सो बेसिकली इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन टू अस, 2 masses आर गिवन, है ना। 3 kg का एक मास गिवन है 3m का, और दूसरा मास गिवन है m का। अब ध्यान से देखिएगा कि शुरू में स्प्रिंग पे क्या बीत रही होगी, क्या बीत रही होगी मतलब वो कितना फोर्स लगा रहा होगा। ध्यान से सुनना, ठीक है। थिंक अबाउट दिस स्प्रिंग फर्स्ट ऑफ ऑल।
तो स्प्रिंग की लाइफ में दो ब्लॉक्स हैं, है ना, इसे इस ब्लॉक को भी संभाल के रखना है और इस ब्लॉक को भी संभाल के रखना है। मतलब संभाल के रखने का मतलब है कि फोर्स लगाना है ना, दोनों को बैलेंस करने के लिए। करेक्ट खुशी। तो देखो इन दोनों का मास कितना हो जाएगा बच्चों, ये जो पूरा सिस्टम है नीचे जो स्प्रिंग के बदौलत टिका हुआ है, इसका मास है बच्चों 3m + m यानी कि 4m। यानी कि इनिशियली जो स्प्रिंग फोर्स लगा रही होगी वो इसके वेट के बराबर लगा रही होगी। 4m है तो वेट हो जाएगा इसका 4mg। ये बच्चों इनिशियल फोर्स है जो स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया है, ठीक है। अब किसी ने क्या किया, इस वाले स्ट्रिंग को यहां से कट कर दिया। इसको कट करते ही ये जो मास है इसका जीवन तो सफल हो गया, मतलब इसको फ्री फॉल मिल गया अब, है ना। देखो इसको यहां से कट कर दिया, जी से नीचे जाएगा वो तो देखो, है ना, एम मास में तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो तो चुपचाप जी से नीचे चला जाएगा। यानी कि दूसरे वाले यानी कि बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा जी फ्री फॉल। बट ये कहानी इसके साथ नहीं है, क्योंकि ये अभी भी स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, अभी भी ये स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है। बट यहां पे कहानी ऐसी है कि देखो जब आप 3m वाले मास की बात कर रहे हैं तो इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ है बच्चों 3mg, है ना, और स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही थी ऊपर की तरफ वो था 4mg। अब ये स्प्रिंग जो है ना वो तुरंत अपना फोर्स चेंज नहीं कर सकती है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स होता है k × x। तो जब तक लेंथ ऑफ द स्प्रिंग चेंज नहीं होगी फोर्स चेंज नहीं होगा। एंड दैट इज वाई स्प्रिंग अपना फोर्स चेंज नहीं करती, भले ही नीचे का वेट कम हो चुका है तो ऊपर तो वो फोर्स 4mg ही लगाती है। तो देखो एक नेट फोर्स आ गया, ऊपर की तरफ 4mg, नीचे की तरफ 3mg। सो दैट इज वाई द ब्लॉक मूव्स अप, है ना। नाइस कंसेप्ट है बच्चों। देखो स्प्रिंग डज नॉट चेंज इट्स फोर्स, मतलब जब तक आपने उसका लेंथ चेंज नहीं किया है फोर्स चेंज नहीं होगा स्प्रिंग वाला, है ना। तो 4mg ही लगेगा ऊपर, नीचे 3mg हो चुका है अब, तो अब एक नेट फोर्स आ गया ऊपर, तो एक नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा ऊपर। अब नेट एक्सेलरेशन, हाँ इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली बाद में तो लेंथ वेंथ चेंज हो जाएगी, ऑसिलेशन भी हो सकता है, वो एक अलग बात है। हम इस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, सही बात है आपकी, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे आप, नेट फोर्स अपॉन मास। तो नेट फोर्स है बेटा 4mg - 3mg यानी कि mg ओनली, डिवाइडेड बाई मास कितना है 3m। सो 3 टाइम्स m और m हो जाएंगे कैंसल, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी g / 3। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा। डन है क्या? करेक्ट आंसर क्या आया? इसका एक्सेलरेशन आ गया g/3, दूसरे वाले का आ गया सिर्फ और सिर्फ g। एक बार देख लीजिए, भले ही आंसर आपको पता था मैं मानता हूं, बट कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंसेप्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। चलिए बच्चों बहुत अच्छे, आगे बढ़ जाते हैं अब, है ना। लेट्स मूव अहेड। ये वाला क्वेश्चन करिए, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक काम करो, वैसे ये क्वेश्चन मैं आपको शॉर्टकट सिखाना था इसलिए मैंने दोबारा लिया है, अदरवाइज दिस ऑल्सो आई हैव डन इन ऑनलाइन पाठशाला, बट इसका एक शॉर्टकट है बच्चों जो आपको मैं सिखाना चाहता हूं। बताइए क्या आंसर है इसका फटाफट। इसका मैं सिर्फ आपको शॉर्टकट ही सिखाऊंगा आज, ठीक है। बताइए क्या आंसर आ रहा है सर? प्लीज रिप्लाई स्प्रिंग कटिंग। अच्छा, अगर स्प्रिंग को कट कर दिया तब तो कहानी खत्म हो जाएगी, फिर कौन होल्ड करेगा दोनों को, है ना। कोई पूछ रहा है सर स्प्रिंग को कट कर देंगे तो क्या होगा? स्प्रिंग कट कर दिया तो दोनों फ्री फॉल से नीचे जाएंगे, है ना। अगर यहीं से मैंने काट दिया इससे तो कौन सपोर्ट करेगा इन दोनों को? कोई भी नहीं। इट विल गो डाउन विथ जी, तो दोनों का आंसर आ जाएगा GNG। फिर आंसर बी हो जाता। अगर आप स्प्रिंग कट कर देते तो आंसर होता बी। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस नाउ? कुछ बच्चों ने डी बोला है, मैं ना आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं इसके लिए, ठीक है। देखो सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक में क्या करते हैं आप, इसका मास अगर आप देखेंगे तो वो 4 kg है, इसका मास 2 kg, इसका मास 1 kg है। बच्चों बोलो टोटल मास कितना है सिस्टम का? 4 + 2 6 और +1 यानी कि 7 kg। अगर ये ब्लॉक्स मूव करेंगे ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स तो क्या ये साथ में मूव करेंगे सारे के सारे? ऑब्वियसली, है ना। तो अगर वो साथ में मूव करेंगे तो सभी का एक्सेलरेशन सेम होगा, और एक्सेलरेशन आप कैसे निकालेंगे? टोटल फोर्स यानी कि नेट फोर्स
अपॉन टोटल मास कितना है 7, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस होल सिस्टम। ये तो सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। आप इस ब्लॉक को एक बार अलग से कंसीडर करो, ठीक है, ए वाले ब्लॉक को। इसका मास कितना है बच्चों 4 kg। अगर मुझे इस 4 kg ब्लॉक को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ मूव करना है, तो क्या आप लोग बता सकते हो फोर्स कितना लगेगा मुझे? सिर्फ एक ब्लॉक है मेरे पास 4 kg का, कोई फ्रिक्शन नहीं है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसको हमें मूव करना है, तो बताइए इसमें फोर्स कितनी जरूरत पड़ेगी? रिक्वायर्ड फोर्स कितना होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, 4 इंटू 2, करेक्ट, 8 न्यूटन। तो इस बेचारे ब्लॉक को मूव करने के लिए सिर्फ 8 न्यूटन फोर्स की जरूरत है टू ओवरकम द इनर्शिया एंड टू मूव विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2। आपने कितना लगाया है? 14। तो 14 में से 8 तो इसके इनर्शिया को ओवरकम में लग जाएगा, बचेगा कितना 14 में से? 8 गया तो 6 विल बी ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ब्लॉक एज ए नॉर्मल फोर्स। यहां पे जो आप निकालेंगे नॉर्मल फोर्स वो 6 न्यूटन हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। मैं थोड़ा एनर्जी के टाइप समझाता हूं कि देखो इतनी एनर्जी थी, इतनी एनर्जी चली गई, ऐसा कुछ नहीं है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है ये, बट ये लॉजिक यहां पे काम कर जाता है, ठीक है। 14 न्यूटन फोर्स आपने लगाया, 8 इसको जरूरत थी क्योंकि मूव करना था इसे, और 6 आ गया आंसर यहां का। अगर आप इसी क्वेश्चन को एक नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे, मैंने तो कोई भी इक्वेशन नहीं लिखा था बच्चों, मैंने सिर्फ लिखा था 4 इंटू 2 8, 14 में से सब्ट्रैक्ट किया, 6 आंसर आ गया। अगर आप इसे नॉर्मल मेथड से करेंगे तो देखो ऐसा होगा आंसर, ये देखो पूरा, ठीक है, इतना पूरा कुछ आपको करना पड़ेगा तब जाके आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये इतना टाइम लगाने की बजाय, लॉज ऑफ मोशन लिखने की बजाय शॉर्ट ट्रिक लगाओ, काम हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन, ये वाला क्वेश्चन करिए। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट 2014 में आ चुका है। कम ऑन एवरीवन। So it says force versus time graph is given to us, and ये जो अपना force versus time graph है उसमें हमें निकालना है कि how much is the change in momentum of the particle over the time interval from 0 to 8 सेकेंड। तो यहाँ 0 से शुरू करके 8 सेकेंड तक कितना यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम होगा? यस, व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग? सी कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे, है ना। अच्छा ये बात यार ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम आपको अजीब सा दिख रहा होगा। एक्चुअली दिस वैल्यू है ना, 1 सेकेंड, ठीक है, चलो थोड़ा आंसर आपको दिख गया, कोई नहीं। ये जो वैल्यू है ना वो 3 है, ठीक है, ये जो वैल्यू है वो 3 है, ये वाली हाइट, ओके। चलिए सी बोला है बहुत सारे बच्चों ने, सबसे पहले तो देख लेते क्या वो सही है। यस इट इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। अब सीखो कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है? सिंपली आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर आप यहां से चेंज ऑफ मोमेंटम चाहते हैं दैट इज dp, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा f इंटू dt। अब बेटा यही है आपका कंसेप्ट, इसी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। जब आप लिखेंगे f dt तो ये कहलाएगा ft ग्राफ का एरिया, क्योंकि जब आप लिखते हैं कोई भी ग्राफ, लेट्स से y एंड x, तो इसमें जो रैंडम एरिया होता है वो होता है इंटीग्रल y इंटू डी एक्स, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे y के जगह में f है, x के जगह में t है, तो f dt वुड गिव यू एरिया अंडर द ग्राफ। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इसका एरिया ही निकालना है। तो देखो एरिया कैसे निकालेंगे आप? सबसे पहले जो एक ट्राइंगल है यहाँ पे, ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? हाफ इंटू बेस विच इज 2 इंटू हाइट विच इज 6, है ना, ट्राइंगल का हाइट 6 है। माइनस क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये एरिया नीचे है ग्राफ के। अगर एरिया ग्राफ के नीचे है तो आप क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ 3 इंटू 3, तो इसका हाइट हो गया, है ना, नीचे की तरफ, बेस यानी कि ये हो जाएगा आपका 2, 4 माइनस 2 हो गया, प्लस इसका एरिया बताइए, इसकी हाइट भी 3 है बट इसका विड्थ कितना है? 4, है ना, 8 माइनस 4 यानी कि 4, तो 3 इंटू 4। अब बस आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम का, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड गोइंग बच्चों, अच्छा कर रहे हो आप अभी तक। एक और क्वेश्चन करते हैं। करेक्ट हिमांशु, मेरे दिमाग में है वो चीज, आई विल ब्रिंग इट वेरी सून, ओके। लेट्स मूव अहेड नाउ। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ट्राई करिए एक बार, कम ऑन एवरीवन।
a balloon with mass m is given to all of you. Okay, descending down with an acceleration a, where a is less than g. हाउ मच मास, ये फ्लो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ऑटो करेक्ट हो गया होगा. हाउ मच मास लिखा है बच्चों यहाँ पे. ओके, तो ये लिखा है हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विथ एन एक्सेलरेशन a. तो एक बलून है जो इनिशियली डिसेंड कर रहा है डाउन, वो नीचे आ रहा है पहले, है ना, उसका मास m है. फाइनली वो कह रहा है कि अब ये ऊपर जाने लग जाए, कितना मास हटा देना चाहिए. हर्षदा, अगर आपको फोर्स टाइम के फंक्शन में गिवन होगा ना, और अगर आपको चेंज इन मोमेंटम चाहिए होगा, तो आप एफ डी टी लिख के इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं. तो वैसे क्वेश्चन इम्पल्स में कराएंगे आपको हम, क्योंकि दैट फोर्स इज नोन एज इम्पल्सिव फोर्स. डोंट वरी, हम करेंगे उसको, ठीक है, आगे जाके इन द मोमेंटम कंजर्वेशन टॉपिक. हाँ जी, बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका. 2ma अपॉन जी माइनस ए, कुछ लोग कह रहे हैं 2ma अपॉन जी प्लस ए कह रहे हो क्या आप लोग. ओके ओके, समवन इज सेइंग 2ma अपॉन जी माइनस ए, यानी कि बी. ए और बी में थोड़ा सा टाई लग रहा है मुझे, किसी ने डी भी बोल दिया है अब. अच्छा चलो देखते हैं क्या है इसका सही आंसर, है ना. ए बी और डी में बहुत सारे ऑप्शन मुझे मिले हैं. करेक्ट आंसर है बच्चों इसका ए. करेक्ट आंसर सिर्फ और सिर्फ ए ही है. अब देखो ये बहुत ही आसान है. आसान कैसे, सिर्फ आपको दो इक्वेशंस फॉर्म करने हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन टू कंडीशंस, और जैसे ही आपके दो इक्वेशंस बन जाएंगे आपका आंसर आ जाएगा. तो देखो क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिएगा एक बार, ठीक है. एक आपको बलून गिवन है, इनिशियली ऐसा बोला गया कि वो बलून नीचे जा रहा है ना, तो इट इज हैविंग एन एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है ये. अब ध्यान से सुनना, ऑब्वियसली एक mg फोर्स होगा नीचे, जो नीचे की तरफ लगेगा, और एक फोर्स होगा F ऊपर की तरफ, क्योंकि बलून है ना, बलून में हमेशा बॉयंट फोर्स लगता है ना, तो जो कि उसको ऊपर लेके जाता है. बट इस केस में इसका वेट इतना ज्यादा है कि बलून ऊपर नहीं जा पा रहा, बल्कि वो नीचे जा रहा है. तो हो सकता है कोई काफी हेल्दी इंसान बैठा हुआ है हमारे बलून में, है ना. अब उसको निकाल के फेंकना पड़ेगा ताकि वेट बलून का कम हो जाए और फिर वो ऊपर जाना शुरू हो जाए. तो उन्होंने पूछा कि कौन से मास वाले इंसान को फेंक दें, मतलब कितना मास उसमें से रिमूव कर दें सो दैट अब ये ऊपर जाने लग जाए. ठीक है, तो चलो कर लो कैलकुलेशन. बस दो बार आप इक्वेशन लगाइए. पहला इक्वेशन बनेगा जब mg नीचे है, f ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है, तो आप लिखेंगे बच्चों mg माइनस f इज इक्वल टू ma. सही है क्या, सिंपल सी बात है ना. नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. सेकेंड केस में आप क्या करेंगे, इस वाले बलून में से मान लीजिए आपने m0 मास हटा दिया. अगर आपने m0 मास हटाया तो अब मास उसमें कितना बचा हुआ है, m माइनस m0. शुरू में m था, आपने m0 हटा दिया तो अभी मास बचा हुआ है m माइनस m0, तो ये m माइनस m0 g हो जाएगा यहाँ पे. और एक्सेलरेशन बच्चों अब ऊपर हो गया, तो अपवर्ड्स पॉजिटिव लेते हुए आप इक्वेशन लिख सकते हैं f माइनस m माइनस m0 g. ये क्या है बच्चों, f माइनस mg है बेसिकली, f माइनस वेट इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. तो m माइनस m0 टाइम्स एक्सेलरेशन. अब आपके पास है दो इक्वेशंस और आपके पास दो अननोन्स हैं, एक्सेलरेशन और m0. कर लीजिए कैलकुलेशन और आंसर आ जाएगा यहां से. ठीक है, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन. तो फिजिक्स में बेसिकली आपको एग्जामिनर की लैंग्वेज समझ के उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होता है. न्यूमेरिकल सॉल्व करने का अप्रोच बस यही होता है बच्चों कि जो चीज उसने वर्ड्स में लिख दिया है उसको आप इक्वेशन के फॉर्म में लिख दो. अगर आप ये करने में सफल हो गए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. ठीक है, तो बस इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया, डन, है ना, सॉल्व किया, डन एंड डस्टेड. चलिए आगे बढ़ते हैं. अ वेरी नाइस क्वेश्चन 2004 में आया था, लेकिन बहुत ही अच्छा और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. एक छोटा सा हिंट मैं दूंगा, सूडो फोर्स की आपको जरूरत पड़ सकती है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस क्वेश्चन हियर. और चलिए इसको ट्राई करते हैं. So a block of mass m is placed on a smooth wedge of inclination theta. The whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge. The force exerted by the wedge on the block will be.
हाउ मच g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो किसी ने a बोला यानी कि mg cos थीटा, ओके। हाँ, तारक एश इज ऑल्सो सेइंग a। स्क्रीन क्लियर नहीं है तो आपका हो सकता है नेट स्लो चल रहा होगा, रेजोल्यूशन वीडियो की कम हो गई होगी, एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए वीडियो को। ओके, डी और ए में फाइट है ना। ए बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं यानी कि mg cos थीटा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं डी mg अपॉन cos थीटा, ओके। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले देख ले क्या करेक्ट आंसर कौन सा है ना, मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाई इसमें आखिर करेक्ट ऑप्शन है कौन सा। तो ये तो ब्लैक स्क्रीन हो गई, एक बार फिर से, डी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। mg बाई cos थीटा इज द करेक्ट आंसर, और जो आंसर कुछ बच्चों ने दिया भी था। अब मुझे ये नहीं पता आपको आंसर याद था या आपको सॉल्व करना आता है। इफ यू नो हाउ टू सॉल्व इट तब तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी मैं आपको एक बार समझाऊंगा हाउ डू वी सॉल्व इट, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डी इसका आंसर होगा, और बहुत ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करना है। एक ब्लॉक है मास m का, जिसे हमने प्लेस कर दिया एक स्मूथ वेज पे, जिसका की इंक्लिनेशन है थीटा, राइट। कैन यू ऑल हियर मी। एक ब्लॉक है मास m का, उसको प्लेस कर दिया एक स्मूथ वेज पे, जिसका इंक्लिनेशन है थीटा। आई कैन नॉट सी योर चैट, आर यू गाइस टाइपिंग एनीथिंग राइट नाउ? कोई टेक्निकल इश्यू है या आप टाइप ही नहीं कर रहे? ओके, आई लास्ट माई टेक्निकल टीम, क्योंकि ये बहुत फिशी लग रहा है, मैं आपका चैट नहीं देख पा रहा हूं अभी फिलहाल, राइट। तो आई होप यू ऑल आर लाइक टाइपिंग राइट नाउ, बट आई एम नॉट एबल टू सी दैट। आई जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। Chat. Okay, and bachcho, I'll just continue till the time they make it fine, okay? So this question says a block of mass m placed on a smooth wedge of inclination theta, the whole system is accelerated horizontally. तो देखो इसमें क्या हो रहा है, पूरे सिस्टम को आप एक्सेलरेट कर रहे हैं विथ एन एक्सेलरेशन a, राइट। तो मैं ब्लैक स्क्रीन में आ जाता हूं एंड आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू ब्यूटीफुली, ध्यान से देखना बच्चों। So they said there is a wedge, मान लीजिए ये आपका wedge है, it is a smooth wedge, है ना, and then you have a block there, ये आपका block है। अब सोच के देखो बच्चों, what will happen to the block basically? If a block is kept on an inclined plane of inclination theta, then obviously it will come down. It's running, right? Okay, so it will come down with some acceleration, right बच्चों? It will come down with some acceleration which is known as g sin theta. तो आपको बस ये सोचना है कि ऐसा क्या हुआ कि इसको हमने नीचे जाने से रोक लिया। So in the question it's written कि ऐसा इसको हम acceleration दे देते हैं wedge को, so that the block does not come down. तो उन्होंने बोला था कि horizontal पे रखा हुआ एक block, और ऐसे हमें accelerate करना है पूरे सिस्टम को कि ब्लॉक मूव ना करे, है ना। द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज। अब देखो मैंने डायग्राम बनाया था, फिर से बना लेता हूं एक बार। तो ब्लॉक को स्लिप नहीं करना है। अभी तो दो बार नहीं आ रही ना आवाज स्नेहा, अभी फाइन है ना? चलिए फाइन। अब देखो ध्यान से, सो दिस इज अवर वेज, और इस पे हमने रख दिया अपना ब्लॉक, करेक्ट बच्चों। अगर इस ब्लॉक को छोड़ दिया जाए तो क्या होगा इस ब्लॉक के साथ? ये नीचे आ जाएगी, राइट, ब्लॉक विल कम डाउन। बट हमें इसको नीचे आने से रोकना है। अब नीचे आने से रोकने के लिए हमें इसमें लगाना है सूडो फोर्स, राइट। अब सूडो फोर्स कैसे होना चाहिए कि ये नीचे आने से रुक जाए? तो मैं कह रहा हूं कि इस पूरे वेज को आप पकड़ के इस तरफ एक्सेलरेट कर दो, ठीक है, ए एक्सेलरेशन से पूरे वेज को। अब सोचो इससे क्या होगा। जैसे ही वेज ए से एक्सेलरेट करने लग जाएगा, है ना, ये ब्लॉक तो वेज के ऊपर रखा हुआ है, तो मतलब ब्लॉक एक ऐसे फ्रेम पे रखा हुआ है जो एक्सेलरेट हो रहा है। सच अ फ्रेम इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी कि ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। और जब भी कोई चीज नॉन इनर्शियल फ्रेम में रखी होती है तो उस पे लगता है एक सूडो फोर्स, है ना। तो सूडो फोर्स इस ब्लॉक पे कितना लगेगा? अगर इस ब्लॉक का मास m है तो इस ब्लॉक पे सूडो फोर्स होगा मास
इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, और उसकी डायरेक्शन होगी ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। समझ आ रहा है बच्चों? यानी कि सूडो फोर्स लगेगा राइट डायरेक्शन में और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा m इंटू ए, है ना। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम उसको बोलते हैं जो एक्सेलरेट होता है, और जब भी फ्रेम एक्सेलरेट होता है आप डायरेक्टली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं अप्लाई कर सकते हैं, आपको सूडो फोर्स का कंसेप्ट लगाना पड़ता है। तो सूडो फोर्स उस बॉडी पे होगा ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, और उसका मैग्नीट्यूड होगा मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। आर वी गुड विद दैट बच्चों? क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया है तो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, कोई भी बड़ी बात नहीं है उसमें, है ना। अब देखना ध्यान से, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको थीटा गिवन है। अब देखते हैं क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे इस पे। तो बचपन से आपको सिखाया गया है, अगर नीचे की तरफ ये mg है और अगर आप ये डायरेक्शन कंसीडर करें, ये वाली डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, ये देखो ध्यान से, ये डायरेक्शन अगर आप कंसीडर करें तो ये एंगल हो जाता है थीटा। सिंपल है ना, सिंपल ज्योमेट्री है। ये थीटा है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा थीटा। तो आपने शायद सीखा होगा बच्चों कि हम mg के दो कंपोनेंट्स ले सकते हैं। mg का एक कंपोनेंट जो अलोंग द इंक्लाइन आता है, अब देखो ये mg, ये एक डायरेक्शन, ये दूसरी डायरेक्शन, तो यहां पे अगर थीटा है तो इस डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट होगा बच्चों mg cos थीटा, सही बोल रहा हूं ना। और इस डायरेक्शन में होगा mg sin थीटा। सॉरी इरेजर चल गया यार, एक सेकेंड। आज ना कुछ तो मतलब टेक्निकल डिपार्टमेंट जिन भगवान का है वो शायद हमसे ज्यादा खुश नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे, है ना। कुछ ना कुछ ऐसे कांड हो रहे हैं हमारे साथ। चलो ठीक है, सब सही कर दूंगा, ठीक है। मेरे एक हाथ से इरेजर टच हो गया और इरेजर चल गया, सब कुछ मिटा दिया उसने। अच्छा चलो ठीक है, फिर से लिख रहा हूं मैं। सो दिस इज mg cos थीटा, और क्या लिखना था, आज के दिन में कुछ तो गड़बड़ लग रही मुझे, सही है, mg sin थीटा। चलो सब वापस आ गया क्या? सब वापस आ गया। यहाँ पे एंगल बस लिख देते हैं एक बार थीटा, ठीक है। हाँ, तो mg के दो कंपोनेंट्स mg sin थीटा इस तरफ और mg cos थीटा इस तरफ। अब ये जो mg sin थीटा है ना, यही है कल्प्रिट। कल्प्रिट मतलब यही इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। बट इस क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि हमें तो ब्लॉक को रोक के रखना है, मतलब वो नीचे नहीं जाना चाहिए। तो बच्चों अगर ब्लॉक नीचे नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब एक फोर्स होना चाहिए mg sin थीटा के ऑपोजिट डायरेक्शन में। फिर हमने सोचा अब ये फोर्स कौन लगाएगा, तो ma ने बोला मैं हूं ना, इसलिए तो इसको एक्सेलरेट किया था, मैं हूं ना इस डायरेक्शन में, मेरा कंपोनेंट ले लो इस डायरेक्शन में, हो जाएगा आपका काम, है ना। चलिए तो देखिए ma का कंपोनेंट लेते हैं अब आप इस डायरेक्शन में। अगर आप ma को ध्यान से देखेंगे तो ma का एक कंपोनेंट हो सकता है इस डायरेक्शन में और ma का एक कंपोनेंट हो सकता है बच्चों इस डायरेक्शन में। एंगल में थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जैक्टली मैं हूं ना, ये एंगल अगर थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा बच्चों? सही बोल रहा हूं क्या? देखो ये देखो, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये प्रॉपर्टी आपको पता है ना, ऐसी वाली, ये थीटा होता है तो ये भी थीटा होता है ना, तो उससे वो भी थीटा हो जाएगा। तो ma का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ma cos थीटा, ठीक है। और ma का ये वाला कंपोनेंट इस तरफ परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, इट विल बी ma sin थीटा। अब देखो क्या क्या करना है आपको, ध्यान से सुनना, ओके। अगर ब्लॉक को रेस्ट पे रहना है तो नेट एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन होना चाहिए 0, और नेट इंक्लिनेशन, नेट एक्सेलरेशन 0 होने के लिए ये फोर्स और ये फोर्स होने चाहिए इक्वल, करेक्ट। तो एक कंडीशन लगाते हैं कि इफ नेट एक्सेलरेशन हैज टू बी 0, ऑब्वियसली mg sin थीटा which is in downward direction should be equal to mg cos theta which is in upward direction। mg और mg कैंसिल हो जाएंगे, सॉरी यहां से ma है ना, माय बैड, तो इस तरफ ma cos थीटा है, m और m कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिलेगा g sin थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा, और यहां से मिल जाएगी वैल्यू ऑफ a विच इज g sin थीटा अपॉन cos थीटा। अभी क्वेश्चन हुआ नहीं है, बट एक बार बता दीजिए यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक सब क्लियर है क्या? हमने क्या क्या किया है इसमें? सिंपली इधर का फोर्स इज इक्वल टू इधर का फोर्स, ताकि नेट एक्सेलरेशन 0 हो जाए।
इक्वेट करने के बाद हमें ये एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई बच्चों, विच इज जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वेरी गुड, थैंक्स अलॉट फॉर योर सपोर्ट। हम कितना भी यहाँ पे स्ट्रगल करें, टेक्निकल इशू आ जाए, कुछ भी हो जाए, प्रलय आ जाए, बट आप सपोर्ट करते रहते हो, दैट इज अ वेरी नाइस थिंग बच्चों। थैंक्स अलॉट फॉर दैट। ओके, हाँ, तो ये हो गया आंसर, है ना। अभी ए आया है। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो एग्जामिनर ने हमसे पूछा है। एग्जामिनर ने हमसे पूछा है कि बताइए यहां पे नेट फोर्स कितना लग रहा है ब्लॉक पे। तो बेटा अब अगर आप नॉर्मल फोर्स ड्रॉ करोगे तो वो इस तरफ होगा, और आप ध्यान से देखोगे तो ये नॉर्मल फोर्स ही तो है जो वेज ने ब्लॉक पे लगाया है। और अगर नॉर्मल फोर्स को ध्यान से देखा जाए इस क्वेश्चन में, तो नॉर्मल फोर्स है mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। सही है क्या बच्चों? यही दो तो फोर्सेस लग रहे हैं सरफेस पे। जनरली अगर ये सिर्फ स्लाइड कर रहा होता तो सिर्फ mg cos थीटा होता, बट बिकॉज सूडो फोर्स है, सूडो फोर्स का कंपोनेंट है, दैट इज व्हाई दिस इज द टोटल नॉर्मल फोर्स एक्टिंग। अब कुछ भी नहीं है, बहुत आसान हो गया है। सो इट विल बी नाउ mg cos थीटा प्लस m इंटू a sin थीटा, एंड बच्चों a क्या है? g sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इसको यहां से उठा के वहां पे रख देते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा, g sin थीटा अपॉन cos थीटा। एक sin थीटा यहां पे ऑलरेडी वेट कर रहा है, तो sin थीटा इंटू sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा मिल जाएगा आपको, एंड डिवाइडेड बाई आपको मिल जाएगा cos थीटा। अब इसको सॉल्व करो, है ना। अब नाउ सिंपली यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट। तो एलसीएम जब आप लेंगे, mg को आप बाहर ले सकते हैं, एलसीएम हो जाएगा cos थीटा, तो यहां ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू विल गेट cos स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस यहां पे आपको मिल जाएगा sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। और बच्चों बचपन से आपको पढ़ाया गया है व्हाट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा? 1। सही है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो न्यूमरेटर है वो 1 बन जाएगा, और आपको आंसर क्या मिलेगा नॉर्मल फोर्स का? mg डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, विच वाज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हो गया क्वेश्चन। चलो बताओ फील आई है क्या क्वेश्चन की? काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और इस क्वेश्चन को करने में हमें बहुत सारी बुराइयों से लड़ना पड़ा। कभी तो हमारा साउंड में इको हो गया, कभी तो हमारी चैट बंद हो गई, कभी तो इरेजर से चीजें अपने आप मिट रही थी। तो कोई पैरानॉर्मल पावर ऐसा चाहती थी कि आप ये क्वेश्चन ना कर पाए, तो हो सकता है ये क्वेश्चन नीट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंडिकेशन है, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो प्लीज इसको ढंग से समझ लेना, कोई डाउट हो पूछ लेना, एंड चाहो तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले लो। अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये, है ना। सूडो फोर्स भी अप्लाई हुआ है इसमें। पूरी फील आ गई? क्या बात है, यू गाइस आर जस्ट ऑसम। एग्जैक्टली, बट वी वॉन, है ना। यही तो है वेदांत की पहचान। कितनी भी कठिनाइयां हो सामने, हम रुकते नहीं है, करके मानते हैं, राइट। चलिए बहुत अच्छे बच्चों, सो आज के लिए इतना ही है। इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द नीट स्प्रिंट, अगर हमारे एफर्ट आपको पसंद आ रहे हैं, प्लीज हिट द लाइक बटन, ओके। और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। बट हम यहां पे आपके लिए रुक नहीं रहे हैं, हम आपको बहुत सारे होमवर्क क्वेश्चंस भी दे रहे हैं। ये कहां गया? इधर है। बहुत सारे होमवर्क क्वेश्चंस भी दे रहे हैं आपको, ठीक है बच्चों। तो ये यहां तक तो हम कर चुके हैं। नाउ यू हैव सम होमवर्क क्वेश्चंस, ये प्लीज आप कर लेना, और आपको मिल जाएगा इसका लाइक फाइल इन द पीडीएफ, राइट। सेशन पीडीएफ में आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। प्लीज आप लोग एक बार होमवर्क ट्राई कर लीजिएगा। आसान आसान से क्वेश्चंस हैं, नीट लेवल के ही हैं, यू विल बी एबल टू डू इट, ठीक है। ये सारे आपके होमवर्क क्वेश्चन हैं। एंड अगेन हमारे जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं आशीष सर, थैंक्स टू हिम जो आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, और इतने सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए भी मिल रहा है आफ्टर द सेशन, विच इज रियली इंपॉर्टेंट बच्चों, है ना। हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में भी कराते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी देते हैं। चलिए टेलीग्राम ग्रुप इफ यू वांट टू ज्वाइन, यू कैन ज्वाइन बच्चों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो जो हमारा चैनल है वेदांतु नीट मेड इजी, प्लीज इसे सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल्सो हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ अमेजिंग वन मोर वीडियो ऑन फिजिक्स। माय नेम इज गौरव गुप्ता, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।